भारत एक देश, एक संविधान, एक विधान की ओर आगे बढ़ रहा है। आप देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो क्या पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करने की कोई योजना केंद्र सरकार की है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी आज गोड्डा में आने का अवसर मिला। एक निजी कार्यक्रम में कल शाम में गोड्डा आए थे। और जहाँ तक शिक्षा नीति की बात आपने कही, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी लोगों से के कस्तूरी रंगन जी इसके अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में देश के लगभग पंचायत स्तर से लोगों का सुझाव लेकर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। बहुत व्यापक पैमाने पे हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिस पर आज तक लोगों का ध्यान नहीं था, इस शिक्षा नीति में वो सारी चीज़ों को समाहित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय भाषा में शिक्षा प्रमुखता के साथ इस शिक्षा नीति में उस पर जोर दिया गया है, ताकि हमारे बच्चे समझ कर पढ़े। बच्चे रटंत शिक्षा पर बच्चों को ज़्यादा जोर न लगाना पड़े। आज मैकाले मॉडल के वजह से आज हमारे बच्चे रट कर परीक्षा देते हैं, उसे समझने का नहीं, उसे चूँकि पास होना है। अब ये रट के नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हमारे बच्चे समझ कर पढ़ें, ताकि आगे बढ़ने में आगे उन्हें कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही साथ इसमें अमूलचूल परिवर्तन, चूँकि 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जब 3 साल के हमारे बच्चे हैं वो जो आंगनवाड़ी में जाते हैं, उसे बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट दिया गया है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, फिर 1 2 5 का यही कॉन्सेप्ट है। तो उसमें बच्चों को 3 साल के बच्चे स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में पहले उसको समझकर कैसे पढ़ाना, स्कूल जा रहे हैं तो खेल खेल में बच्चे सीखे पढ़े। एक जादुई पिटारा का भी हम लोगों ने अभी मोचन किया, ताकि हमारे बच्चे उस जादुई पिटारा में बच्चों को खेल खेल में सिखाने का वो सारा सामान था। तो खेल के हमारे बच्चे पढ़े खेल खेल के, और क्लास 2 तक है, 5 में मतलब क्लास 2 तक है, 3, 4, 5 तक। तो यानी जिला आकांक्षी जिला की सूची में शामिल है। यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन एसपीटी एक्ट लागू रहने के कारण सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को मान्यता नहीं मिल पा रही है। इसी कारण इस जिले का और संथाल परगना प्रमंडल के अधिकांश जिलों का पैसा बाहर जा रहा है। क्या सीबीएसई की मान्यता देने के क्रम में आकांक्षी जिला को कुछ छूट रियायत देने की योजना है क्या? तो भारत सरकार की ये अपेक्षा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, और आकांक्षी जिला में है तो निश्चित रूप से उनकी ये सोच रही है कि उस जिले को भी हम मेन स्ट्रीम में लाएं, और बहुत हद तक उस पर काम भी हो रहा है, उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक सीएमटी एक्ट और एसपीटी एक्ट की बात है, तो ये आप भी जानते हैं कि स्टेट का मामला है। राज्य सरकार को चाहिए इस पर कोई निर्णय लेना, कि ताकि हमारे जो विद्यालय संथाल परगना में नहीं खुल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर कुछ रियायत करें, और जिसके तहत कि वो कर सके। तो ये 100% ये राज्य सरकार को इसको करना है। अभी 80 विद्यालयों को बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में, खासकर अगर हम झारखंड की बात करें या फिर दिल्ली वगैरह की बात करें, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो ICSE बोर्ड है, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मनमानी देखने को मिल रही है। उसके बारे में सरकार को क्या है? देखिए, भारत सरकार मतलब CBSE के माध्यम से उन्हें अनुचित दिया जाता है स्कूल विद्यालय खोलने के लिए, लेकिन आप अगर देखेंगे उसके गाइडलाइन में पूरी तरह ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि स्टेट गवर्नमेंट में या फिर उस संबंधित डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के नेतृत्व में जो फी स्ट्रक्चर का है या अन्य जो भी समस्या है, उसको वो रिजॉल्व कर सकता है, उसका समाधान वो कर सकते हैं। समय समय पर उसका रिव्यू करें वो, और उसका वो मॉनिटरिंग करें। तो ये 100% वो राज्य और जिले करें। पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे के अंदर जो स्किल है उसको भी हम शुरू से ही उसको हम डेवलप करें, ताकि पढ़ाई और कमाई साथ साथ।
इसके साथ ही 10th के बाद स्ट्रीम की जो खांचेबंदी थी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, इसको इसमें समाप्त किया गया है। इसमें कोई स्ट्रीम की खांचेबंदी नहीं होगी। हमारे बच्चे अगर कोई मैथ पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ कोई ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही फिर ग्रेजुएशन लेवल पे अगर बीए में 1 साल पढ़ के कोई किसी कारण से अगर वो नहीं आगे पढ़ पाया, फिर तो 1 साल का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 4 साल बाद अगर फिर उसे लगता है कि हमें पढ़ाई पूरी करनी चाहिए तो उस 1 साल का वैल्यू इसमें रहेगा। तो इस तरह बीए 1 साल का सर्टिफिकेट है, फिर डिप्लोमा है, फिर डिग्री है, तो ऐसे करके इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण बेस्ड जो हमारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं परेशानी होती है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी जो चाहेंगे अपना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो उसके लिए हिंदी की भी व्यवस्था की गई है, यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इसके साथ ही हम देखें तो मैंने उच्चतर शिक्षा में भी बहुत सारे, चूँकि रिसर्च पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि कोई भी अगर संपन्न देश है तो रिसर्च से ही वो आगे बढ़ता है। तो रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि हमारे बच्चे नए नए इनोवेशन करें और वो देश के लिए वो अपना काम करें। क्रेडिट सिस्टम शुरू किया गया है। क्रेडिट सिस्टम में क्रेडिट फ्रेमवर्क अभी हमारे यहाँ नहीं था, मैंने IIT वगैरह में हमारे यहाँ था, कुछ जगहों पे शुरू था, लेकिन विदेश में बहुत ज़्यादा इसका है। यानी कि जो उसके अंदर स्किल है उसका हम उसको एक असेसमेंट करके और फिर उसे हम क्रेडिट देते हैं, वेटेज देते हैं। हो सकता है कि क्लास 5 के बाद वो अगर कोई किसान का बेटा है, अगर वो पिताजी के साथ खेत में काम करता है और इतना उसमें वो सीख गया है, उसका असेसमेंट करके तो हो सकता है 5 के बाद सीधा वो 7 में जा सकता है। कुछ इस तरह की व्यवस्था ये नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होगा और सभी को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, समान शिक्षा मिलेगी भारतीय भाषा में, और साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। और जो हमारा सिलेबस होगा, भारत को वो जाने, हमारा देश का जो प्राचीन गौरवमय इतिहास रहा है उसको वो जाने, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो सिलेबस है, एक मैंने टास्क फोर्स भी बना हुआ है जिसके माध्यम से NCERT और SCERT के साथ मिलकर काम करेंगे। तो यानी बड़े पैमाने पे काम हो रहा है और आने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 जब 100 शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, उस समय का भारत ये सिर्फ लड़ाने का काम कर रही है। एक तो मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते समय जो वादा किया वो सारा वादा उनका फेल हुआ कि हम बेरोजगार नवयुवकों को पैसा देंगे, उसको भत्ता, बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर को परमानेंट करेंगे, जितने कॉन्ट्रेक्चुअल हैं उनको परमानेंट करेंगे। और PM प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें हम और पैसा बढ़ा कर देंगे। तो यानी तरह तरह के वादे उन्होंने किए, लेकिन आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं यही स्थिति, ये जो 60-40 आज हमारे बच्चे रोड पर एकदम बिल्कुल हैं, और उनको जहां उनको कलम और उनको नौकरी थमानी चाहिए वहां डंडा उनको थमाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और बिना सोचे समझे ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील ही नहीं, बिल्कुल अदूरदर्शी सरकार है। कोई भी नीति अगर आपको बनानी है तो हम जब तक ठोस कोई नीति नहीं बना लेंगे तब तक पुराने पर हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन इस सरकार के द्वारा जिस नवयुवकों को नौकरी मिली थी, उस युवाओं का भी नौकरी छीनने का काम किया। और आज इसके पास खुद पूछिए तो 60-40 का ना कोई जवाब है, 32 की बात इन्होंने किया ना उसका कोई जवाब है। यानी लोगों को गुमराह करने का, झारखंड को बहुत पीछे और धकेलने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। और आज जब बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, जब अपना हक मांग रहे हैं, तो उन्हें लाठी से बात कर रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल काम नहीं करना चाहती है, निकम्मी सरकार है। और सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। आज अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आज सरकार के लोग, मुख्यमंत्री, उनके आसपास के रहने वाले लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा राज्य को लूटने का काम कर रहा है। अधिकारी के यहाँ आए दिन किसी न किसी का छापेमारी हो रही है और पकड़ा रहे हैं लोग। मतलब तो यानी कि
एकदम बिल्कुल नहीं देख रहे। तो एक तरह से इस सरकार के आने के बाद ये गठबंधन सरकार, ठगबंधन सरकार बहुत ही भ्रष्टाचार में डूबी है और ये चाहती है कि राज्य की जनता का काम न करके, राज्य का ना काम करके वो अपने हित के लिए। मैडम, आपका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए था अगर आपकी बात